हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। हाँ, वालेकुम सलाम मैडम। वालेकुम सलाम। so let's start our lecture. Today's our topic is stock market analysis. What is a fundamental analysis? The fundamental analysis is a technique that attempt to determine a security value by focusing on underlying factors that affect a company actual business and the future perspective. Why fundamental analysis? Fundamental analysis answered the following question. देखिए फंडामेंटल एनालिसिस हम क्यों करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप देखोगे ये हमें आंसर्स देती हैं। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसकी इन चीज़ों के आंसर लेने के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। The first one is the company revenue growing? The second one is it actually making a profit? The third one is it in a position strong enough to outrun its competitors in the future? Number 4 is it able to repay its debt? And number 5 is it's management trying to cook the books. ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस कैन बी कंपोज्ड मेनी डिफरेंट aspects. The analysis of the economy as a whole, the analysis of an industry, and the analysis of that of an individual company. ठीक है, इसके 3 टाइप हैं। कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस एंड थर्ड इज इंडस्ट्री एनालिसिस। जब इकोनॉमिक एनालिसिस की बात आ जाती है तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी डिपेंड मच इज द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक इफ द इकोनॉमी। ठीक, इकोनॉमी इफ द इकोनॉमी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इंक्लूड लुकिंग एट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो सिचुएशन। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, जाहिर की बात है जब आप इकोनॉमिक की बात कर रहे हो तो हम किसको देखेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखेंगे कि उसकी कंडीशंस क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। आप लोगों की जीडीपी आ जाती है, मतलब ग्रोथ रेट आ जाता है, आपकी इन्फ्लेशन आ जाती है, इंटरेस्ट रेट आ जाता है, एक्सचेंज रेट आ जाता है, उसमें आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ जाते हैं। ठीक है, मानसून उसमें आ जाती है, एफडीआई आ जाता है उसमें। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफएफआई आ जाता है उसमें, फॉरेन इंडस्ट्रियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है डोमेस्टिक सेविंग रेट इसमें आ जाता है, फिर उसमें टैक्स रेट आ जाते हैं, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है आपका, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। इन सारी चीजों को मिला के हम किसको देखते हैं? इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, और ये सब चीजें किस चीज में आती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। Economic indicators and their impact of the stock market. कौन कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं और उनका जो है इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट पे, वो क्या है? इंडिकेटर्स पहले देखें जो भी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसका फेवरेबल इम्पैक्ट तब होगा स्टॉक मार्केट पे जब हाई ग्रोथ रेट होगा। ठीक है, और अनफेवरेबल इनकम तब होगा जब हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है हमारा, वो जो है इसमें क्या है? स्लो जाएगा। डोमेस्टिक सेविंग रेट जब हाई जाएगा तो हमारे पास फेवरेबल होगा। इंटरेस्ट रेट जब लो होगा तभी हमारे लिए फेवरेबल होगा, हाई होगा तो हमारे लिए अनफेवरेबल होगा। जाहिर की बात है अगर हम ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो हमारी फेवर में नहीं होगा। टैक्स रेट अगर लो होंगे, कंपनीज हर चीज टैक्स पे करती है, वो अगर हाई होंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा? फेवरेबल इम्पैक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो अगर लो होगी तो वो हमारे लिए फेवरेबल है। ठीक है, जितनी ज्यादा महंगाई होगी उतना ज्यादा हमारे लिए क्या होगा? उसका अनफेवरेबल इम्पैक्ट होगा। उसके बाद तो मैम यही चीज
सॉरी मैम, आपको बीच में डिस्टर्ब किया। तो मैम यही चीज हम स्टॉक एक्सचेंज में जब हमने गए थे तो उन्होंने कहा था जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा उतने हमें फायदा होगा, तो यहाँ पर तो लो होगा। नहीं, उन्होंने ये कब कहा था कि जितना इन्फ्लेशन, जितनी महंगाई बढ़ेगी ना उतना हमें फायदा होगा? उन्होंने ये कहा था कि इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना जरूरी है, वो स्टेबल मतलब एक ही नहीं होती, एक हद तक एक उसकी जो है ना क्या लिमिट होती है, वहां तक इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो कंट्री के फेवर में होती है। उससे क्रॉस की, डबल डिजिट हो गई तो दैट मीन के वो हमारी जो है ना अनफेवरेबल कंडीशन आएगी। ठीक है, उसके बाद आईपीपी इंडस्ट्री प्रोटेक्शन आ जाता है। आईपीपी का मतलब पता है किसे कहते हैं? किसी को पता नहीं है? मैम। आईपीपी का नो मतलब नहीं मैम। पता? आईपीपी का मतलब है इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा। उसके बाद हाँ, आईपीपी अगर हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी फेवरेबल तब होगी जब हाई होगी, जाहिर की बात है। प्रोडक्शन बेटा माइक बंद कर दें प्लीज। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, वो पॉजिटिव होगी तो हमारे लिए फेवरेबल है, अगर वो जो है पॉजिटिव नहीं होगी तो हमारे लिए क्या होगा? अनफेवरेबल होगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड का पता होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद आ जाती है वो अगर पॉजिटिव होगी हमारे लिए तो फेवरेबल, स्टॉक मार्केट के लिए फेवरेबल, उसका इम्पैक्ट फेवरेबल होगा। और अगर वो नेगेटिव होगी तो स्टॉक मार्केट पे उसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव, वो अनफेवरेबल होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंडिकेटर स्टिल कंटिन्यू। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, वो अगर हाई होगा तो हमारे लिए फेवरेबल, अगर लो होगा तो हमारे लिए अनफेवरेबल है। उसके बाद डेफिसिटी फाइनेंसिंग एंड फिस्कल डेफिसिटी, ये क्या होती है? इसमें इसमें क्या होता है कि हमारी जो क्या कहते हैं कंपनी गवर्नमेंट है वो जो है फाइनेंसिंग के लिए जो है ना हमारे जो है वो जो उसकी स्पेंडिंग मनी होती है ना वो टैक्स करती है, मोर ज्यादा टैक्सेस लेती है अपनी रेवेन्यू एक्सक्लूड करके। उसके जो डेबिट्स होते हैं वो जो है ना ज्यादा कर देती है और टैक्सेस बढ़ा देती है, ताकि वो क्या करे, सिंपली वर्ड्स में ये कहें कि वो मनी स्पेंड करती है ज्यादा फंडिंग के लिए। तो ये क्या है, अगर हाई होगी, कहाँ गया ये, अगर लो होगी तो हमारे लिए फेवरेबल होगा। जाहिर की बात है अगर गवर्नमेंट इजी पे इस पे क्या कहती है कम रेट पे अगर हमें फंडिंग कर रही होगी तो फायदा होगा ना। अगर गवर्नमेंट ने क्या क्या टैक्सेस बढ़ा दिए, रेवेन्यू जनरेट करती है ना टैक्सेस से ज्यादा बढ़ा दिए, तो वो तो जाहिर की बात है बिजनेसेस के लिए अनफेवरेबल होगा ना। इसीलिए ये इस पे यहाँ बात करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन आ जाती है, वो अगर हाई होगी तो जाहिर बात है सबके लिए फायदा होगा, सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, ऑल ओवर कंट्री के लिए फायदा होगा। और अगर वो लो होगी कि तो हमारे लिए वो अनफेवरेबल होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वो अगर गुड होंगी तो फेवरेबल होगी, नॉट गुड होंगी तो अनफेवरेबल होगी। उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट, इज इट कंपनी एनालिसिस। इट्स इन्वॉल्व एट अ क्लोज investigative security of the company, financial and non-financial aspect with a view of identifying of strength, weakness and a future business perspective। कंपनी एनालिसिस केस ने यहाँ पे दो टाइप बताए हैं, एक फाइनेंशियल, एक बताया है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल तो आप सबको पता होगा क्या होते हैं, आप कैसे फंड्स को मैनेज करते हो, आपके डेब्ट्स कितने हैं, आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, जो भी सारी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो है क्या कहते हैं आपकी फाइनेंस रिलेटेड जो भी काम है वो फाइनेंशियल में आ जाएगा। अब आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल पे। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर कौन से हैं? आपकी मार्केटिंग सक्सेस, आपके बिजनेस मॉडल्स, आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपकी मैनेजमेंट, आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारी चीजें आ जाती है आपकी इसमें आ जाती है सॉरी। अब इसमें देख लें कि कंपनी एनालिसिस ऑफ नॉन फाइनेंशियल, इसमें आपके क्या करता है, ये बुक की जो रिव्यू स्लाइड है ये वो लेके आए हैं हम। इसमें देखें हम कंपनी एनालिसिस ऑफ नॉन फाइनेंशियल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इन चीजों के सवाल, इन क्वेश्चंस की आंसर चाहिए होती है। पहला कौन सा है, हाउ ओल्ड इज द कंपनी, हु आर द promoter, if the family managed or professional managed, if it's family managed or professional managed,
what is the public image and the reputation of the company, the promoters and its product. उसके बाद आ जाता है, does the company is relevant technology, is it the any foreign collaboration, why it's where is the unit located, are the production facilitate well balanced, is the size right economic size, what is the product trend, what is the raw material position, is the process power intensity, are the are the execute arrangement for the for power. ठीक है, जब आप कंपनी एनालिसिस कर नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे तो इन सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप देखोगे मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी की प्रोडक्ट रेंज कितनी है, आर देयर एनी कैश काउ अमंग द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हाउ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट द मार्केटिंग नेटवर्क्स, what is the brand image of the products, what is the market share enjoyed by the products, it is a relevant segment, what are the effect and cost of sales, promotion and distribution, aspect industrial relation, productivity and the personal। उसमें आपको क्या उसमें आपसे क्या पूछेंगे how important is the labor component, which was the which is the labor situation in general, aspect of in environment, are there any statutory control of on production, price, distribution, raw material and etc, is there any major legal constraint, what are the government policies and the industry's domestic as well as related to import and export, find the product and material, फाइनल प्रोडक्ट एंड मटेरियल। उसके बाद सॉर्ट एनालिसिस आ जाती है। आपने सॉर्ट एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ये बहुत सारे सब्जेक्ट कोर्सेज में आपको कवर करवाया गया होगा। तो ये भी हमारा नॉन फाइनेंशियल में आता है। इसमें सॉर्ट का सॉर्ट स्टैंड फॉर एस डेनोट स्ट्रेंथ, W weaknesses, O opportunities and T is threat। ठीक है, थ्रेट मैम यहाँ पर तो वीकनेस है। हाँ बेटा, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, टी इज अ थ्रेट। ठीक है, तो जो है ना टाइपिंग मिस्टेक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ में क्या क्या आ जाती है, अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपकी लो डिलीवर्ड कास्ट है। ठीक है, उसके बाद एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एस्टेब्लिश है, कमिटेड मेन पावर है आपके पास, एडवांटेजेस लोकेशन है। ठीक है, एडवांटेजेस लोकेशन है आपके पास, स्ट्रॉन्ग फाइनेंस है, वेल नॉन ब्रांड नेम्स है। ये अगर सारी चीजें आपके पास हैं तो वो आपकी क्या होगी, कंपनी की स्ट्रेंथ हो जाएगी। फिर वहीं पर क्या आ जाएगा, वीकनेस में लूज कंट्रोल आ जाएगा, अनट्रेन लेबर फोर्स आ जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा लेबर है और वो अनट्रेंड है, उनको पता ही नहीं कि काम क्या करना है, तो वो भी आपकी वीकनेसेस में आ जाएगा। स्ट्रेन कैश फ्लो है, अगर पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी है। ठीक है, अगर आप लो इसमें रेट में दे रहे हैं चीजें और प्रोडक्ट क्वालिटी लो इसमें पुअर रखिए तो वो भी आपकी वीकनेसेस में आ जाएगा। फैमिली फंड है। ठीक है, पुअर पब्लिक इमेज है, आपकी इमेज पब्लिक में सही नहीं है, तो जाहिर की बात है जब ये नेगेटिविटी की तरफ हम जाएंगे तो वो आपकी वीकनेस ही होगी। फिर अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या क्या है, आप ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड है। ठीक है, वो कर सकते, वो आपकी अपॉर्चुनिटी है। एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, आप एक्सपेंड कर सकते हो एक्सपोर्ट मार्केट्स में। चीप लेबर आपको मिल सकता है अपनी कंट्री में, आप बाहर अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास लेबर यहाँ पर चीप होगा। बूमिंग कैपिटल मार्केट है। ठीक है, आपका कैपिटल मार्केट बूम कर सकते, आप बूमिंग है, आप वहां जा सकते हो। लो इंटरेस्ट रेट है, ये भी आपकी अपॉर्चुनिटीज में आता है। फिर उसके बाद थ्रेड क्या आ जाती है, प्राइस वार। ठीक है, प्राइस वार तब होती है जब कॉम्पिटिटर्स आपके पास, आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं सेम कॉम्पिटिटर्स, पता है ना क्यों होते हैं, फेयर कंपटीशन पता होगा सबको किससे कहते हैं। उसके बाद इंटेंसिव कंपटीशन आ जाता है। उसके बाद आ जाता है अनडिपेंडेबल कंपोनेंट आ जाते हैं, जिसका आपको पता ही नहीं है वो आ जाते हैं। उसमें सप्लायर्स आपके आ जाते हैं, सप्लायर्स भी आपके थ्रेट में आ जाते हैं। क्यों कि सप्लायर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। आपने पढ़ा होगा कंपनीज का इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो सप्लायर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। और अगर वो चाहते हैं, अगर कोई भी उनको मतलब अगर आपको वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं चाहें तो आपको वो ऑर्डर देना बंद कर दें एंड टाइम पर, तो आपके लिए वो भी एक थ्रेट होता है।
ठीक है। तो ऑन द स्पॉट आप दूसरे कहाँ से सप्लायर जो है ना हायर करोगे जो आपको उसी रेट पे वो चीजें उस तरीके से प्रोवाइड करे। न्यू सप्लायर लाना भी तो एक किस्म का रिस्क है ना कंपनी के लिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक आ जाएगी और उसमें पावर कट्स आ जाएंगे। अब आ जाती है कंपनी एनालिसिस नॉन फाइनेंशियल में एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट रेंज, मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द कंपनी प्रोडक्ट रेंज? ठीक है। आर द अच्छा ये स्लाइड नहीं ये नहीं हुई। Are there any cash cow among the product portfolio? How the distribution effective in the marketing network? In the marketing network, what is the brand image of the projects? What is the market share enjoyed by the project in the relevant segment? What are the effective and costs of sale, promotion and distribution? उसके बाद हम आ जाते हैं industry relation and productivity and personal pay। उसमें आ जाते हैं how important is the labor component, what is the labor situation in general, then in the end हम किस में आ जाएंगे, environment में आ जाएंगे। ठीक है। are there any statutory control to the production, price distribution or raw material? Is there any major legal constraint? What is the government policies of the on the industry, domestic as well as related important imports and export? Export of the final product and raw material। ठीक है। ये सेम स्लाइड है, सेकंड बार अपलोड हो गई जो है ना आ गई है यहाँ पे। फेसबुक शॉर्ट एनालिसिस। अब फेसबुक आपको पता है कि वो भी एक बहुत बड़ा समझ लें कि बिजनेस है। ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, इसकी थ्रेट क्या है। ठीक है। इंटीग्रेशन विद द वेबसाइट एंड द एप्लीकेशंस। मोर देन इसके स्ट्रेंथ है ये, मोर देन अ बिलियन एक्टिव मंथली यूजर। ठीक है। मंथली यूजर्स है मोर देन अ बिलियन एक्टिव मंथली यूजर, यहाँ पर एस्टिमेट किया हुआ है मंथ को। ठीक है। एक्सीलेंट यूजर एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर नीड्स एंड बिहेवियर। ठीक है। ये क्या चीजें आ जाती है, ये सब चीजें फेसबुक की स्ट्रेंथ में आ जाती है। वीकनेस में क्या आ जाता है, वीक सीटीआर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। वहां पर जाहिर की बात है ये वीकनेसेस में आ जाती है। वहां पर जो एडवर्टाइज आ जाती है उसको ये रोक नहीं सकता, वो एक इसका मतलब उसको एनी एड करना होता है। सोशल नेटवर्क लेक ऑफ सम फीचर्स। ठीक है। कुछ सोशल नेटवर्क ऐसे होते हैं जो उसके कुछ फीचर्स हैं उनकी कमी है अभी भी उसमें। वन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। ठीक है। अब एक और मैंने हमने गूगल एड्स में पढ़ा था ना कि गूगल एड जो है वो काम ही यही करता है किसका, एडवर्टाइज का। ठीक है। ई कॉमर्स में पढ़ा था हमने, आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा। ठीक है। उसमें तो गूगल एड क्या करता है, एडवर्टाइज करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। तो ये क्या है, फेसबुक यूट्यूब ये क्या है, सब्सिट्यूट है ना इसके गूगल वगैरह के। तो ये क्या करते हैं, वो उस पे अपने एड वहां पे चलाता है क्योंकि भाई पैसे लेता है, जो उसको एड का बोलेगा वो उसको पैसे पे करेगा। उसके बाद एटीट्यूड टावर्ड यूजर प्राइवेसी। ठीक है। यूजर प्राइवेसी अभी तो काफी जो है ये 2-3 साल पुरानी एडिशन की जो स्लाइड मतलब बुक है जो पुरानी एडिशन है। तो अभी आप देखें तो डे टू डे फेसबुक क्या कर रहा है, अपनी प्राइवेसी को अपडेट करता जा रहा है। हमें क्या कर रहा है, मोर सिक्योर करता जा रहा है। क्लियर। तो ये क्या है, ये इसकी वीकनेस है, मतलब अभी भी कहीं हुई है एटीट्यूड टावर्ड यूजर प्राइवेसी। तो अभी भी कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, तो ये अपनी वीकनेसेस में काउंट करता है इसको। लेक ऑफ वेबसाइट कस्टमाइजेशन। ठीक है। अब जाहिर की बात है वेबसाइट कस्टमाइजेशन की कमी भी तो यहाँ पर भी होगी क्योंकि बहुत बहुत ह्यूज पब्लिक है यहाँ पर भी, बहुत ह्यूज। जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम एक्सटर्नल चीज़ों की बात करते हैं तो वो अनकंट्रोलेबल होती है, तो उनको हर चीज़ को कस्टमाइज तो हम नहीं कर सकते ना। उसके बाद है वीक प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स इंफॉर्मेशन। ये बोल रहा है कि किसकी जो है वीक प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन है, इसकी किसकी प्रोटेक्शन ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन है। मतलब वो डेटा आपका अभी भी आजकल के दौर में भी मैं आपको कहूँगी, ये एग्जांपल दूंगी कि आपकी फेसबुक की आईडीज हैक वगैरह होती हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग फेसबुक थ्रू द मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है। ये आपको पता होगा कि
फेसबुक में अगर आप एक बार भी लॉग आउट होके लॉग इन होते हो तो उनके जो है ना डॉलर्स बनते हैं, ठीक है। तो जितने जितने भी इनके यूजर्स बढ़ेंगे उतना किसको फायदा होगा, फेसबुक को फायदा होगा, आपको नहीं होगा। और आजकल आप देखेंगे कि एंड्रॉइड का जमाना है, हर किसी के पास मोबाइल फोन स्मार्टफोन साथ में है। तो जिसके पास भी स्मार्टफोन है पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी फेसबुक पे आईडी नहीं हो और वो फेसबुक ना यूज करता। के बाद है एक्सपांशन टू चाइना, ठीक है, उन्होंने चाइना के साथ एक्सपांशन किया, डाइवर्सिफाई किया है सोर्स ऑफ रेवेन्यूज को अपने को, ठीक है, उन्होंने अपनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई किया है। ओपन फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है, डाइवर्सिफाई सोर्स ऑफ रेवेन्यू इस तरीके से भी किया है। डाइवर्सिफिकेशन इज टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। आपको पता होगा कि आज अब फेसबुक ने इंस्टा और व्हाट्सएप को भी टेक ओवर कर दिया है, ठीक है। थ्रेड्स इसमें क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ मोबाइल इंटरनेट यूजर यूजिंग एड ब्लॉक एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद स्लो ग्रोथ रेट ऑफ द ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है। आइडेंटिटी थीफ तो ऑन द वीक बिजनेस मॉडल है। आइडेंटिटी थीफ आपके वो होते हैं जो आपकी फेक आईडीज और ये सारी चीजें बनाते हैं, समझे, क्रिमिनल्स आपके जो आ गए। तो ये जो इसके थ्रेड्स में चीजें हैं और जो वीकनेसेस में आती है ना, ये अनकंट्रोलेबल है, तभी इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से बताई गई है। इंडस्ट्रीज इंटेलिजेंस, इसमें क्या आ जाता है, इंडस्ट्री इंटेलिजेंस इज अ बिजनेस टूल कैरीड आउट द excess profit potential and any complexity of a particular industry. Industry's intelligence is accessed based on the key factor related to the industry such as the history of the industry. उसके बाद आ जाती है analysis of the industry's financial performance. उसके बाद industry's life cycle आ जाता है। उसके बाद a review of how differing trends such as a seasonal fluctuation effect of the industry, ठीक है। अब सीजनल फ्लक्चुएशन इंडस्ट्रीज में आती हैं, जो इंडस्ट्रीज सीजनल चीजों पे रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे दूं आपको, शुगर केन का दे दूं, ठीक है, राइस मिल्स का दे दूं, और जो हमारे क्या कहते हैं वो चीजें जो उनको सीजनल मिल रही हूँ, जैसे मैंगो जूस की कंपनीज होती हैं। मैम कॉटन वगैरह भी तो होता है, कॉटन हाँ, होती इस है हमारी एग्रीकल्चर वेजिटेबल्स में होती आ है। गए ना, तो वेजिटेबल्स मैंने राइस इंडस्ट्रीज भी आपको बोल दी, कॉटन भी हो गए, और फ्रूट्स हमारे, क्योंकि देखें हमारी जो इंडस्ट्रीज होती है ना, हमारी जो होती है, उनका जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, ठीक है। यस। कुछ इंडस्ट्रीज के फिनिशिंग गुड्स होते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज की फिनिशिंग गुड हमारे मतलब एक इंडस्ट्रीज के अगर फिनिशिंग गुड्स होती हैं तो दूसरी इंडस्ट्रीज के वो फिनिशिंग गुड रॉ मटेरियल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है उनके जो है ये कॉटन वगैरह फिनिशिंग गुड है, ठीक है। लेकिन जो कपड़े बनाने वाली हमारी टेक्सटाइल मिल्स है उसके लिए कॉटन क्या हो गई, रॉ मटेरियल हो गया। इस तरीके से ये चीजें सीजनल होती हैं। जब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रो करेगा, पीछे हमने देखा है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रो करेगा, तभी ही हमारी इंडस्ट्रीज पे, हमारे स्टॉक मार्केट पे, हमारे मार्केट वैल्यूएशन पे फर्क आए, फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद है external influence on the industry such as the government laws and a review of a level of competition both present and future for the specific industries. जाहिर की बात है, लेवल ऑफ कंपटीशन तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में होगा। जैसे जैसे डे टू डे आप मूव करोगे, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करोगे, आपके कॉम्पिटिटर्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे। बिना कॉम्पिटिशन के मैं तो कहती हूँ कि बिजनेस ही नहीं है। उसके बाद इंडस्ट्री इंटेलिजेंस स्टिल कंटिन्यू एंड इंडस्ट्रीज इंटेलिजेंस इज अ बिजनेस टूल कैरीड आउट द प्रॉफिट पोटेंशियल एंड द कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये ऊपर में क्यों जा रही हूँ, चले। पोर्टर्स 5 फोर्स फैक्टर इंडस्ट्रियल एनालिसिस, ठीक है। पोर्टर की 5 फोर्स फैक्टर आपने पढ़े होंगे, उन्हीं को ही हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री रिवाइवल, ठीक है, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है द डिग्री ऑफ कंपटीशन को अमंग एग्जिस्टिंग फर्म, कट थॉरेट कंपटीशन lead a reduced profit potential for the companies in the same industries. रिवाइवल क्या होती है, सेम इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं। तो अगर सेम इंडस्ट्रीज है, जैसे यहाँ पर मैं लोकल प्रोडक्ट्स की नहीं दे रही एग्जांपल, यहाँ पर मैं आपको जो है ना
मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोका कोला। ये क्या है, रिवाइवल फर्म्स है। रिवाइवल फर्म्स मतलब सेम चीजें जो है ना क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। तो इनकी जो है अगर एक कंपनी क्या कहती है अपनी सेल्स में या किसी चीज में चेंजिंग लाएगी, तो दूसरी कंपनी को ऑटोमेटिकली लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अगर एक कंपनी अपनी प्राइस कम करेगी तो दूसरी उतनी नहीं कर रही, एज इट इज उतनी नहीं करी, तो कुछ वो भी कम करेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है जब ये कंपटीशन चल रहा होता है, फेयर कंपटीशन चल रहा होता है, तो सेम कंपनीज को अपना प्रॉफिट भी रिड्यूस करना पड़ता है। मतलब स्ट्रेटजीज तकरीबन वो जो है ना एक दूसरे की सेम फॉलो कर रही होती है। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 2, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी भी मार्केट में होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज अगर आपको नहीं मिल रही तो उसका सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी अवेलेबल होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आर सर्विसेज विल अ लिमिटेड फर्म स्टेबल टू राइज द प्राइसेस। जब एक चीज आपको नहीं मिल रही, उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो वो क्या होती है, वो उस फर्म के लिए एबिलिटी है, तो वो अपनी प्राइसेस को राइज कर सकता है। तो ये क्या है, पोर्टर 5 फोर्स इंडस्ट्रीज एनालिसिस में थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट भी जो है उनके लिए एक क्या कहते हैं, इस पॉइंट में एग्जांपल दिया गया है कि वो जो थ्रेटन सब्स्टिट्यूट कंपनीज हैं, सब्स्टिट्यूट फर्म्स हैं, वो भी अपनी प्राइसेस राइज कर सकती हैं। उसके बाद है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। इट्स अ प्रेजेंट पावरफुल बायर हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, सप्लायर्स। वो क्या करते हैं, बार्गेनिंग ऑफ पावर ऑफ सप्लायर्स। उसमें क्या होता है, हाईलाइट्स होती हैं पावरफुल सप्लायर्स की कैन बी डिमांड प्रीमियम प्राइस एंड लिमिटेड योर प्रॉफिट। बार्गेनिंग जाहिर की बात है, अगर सप्लायर्स की हम बार्गेनिंग करें तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बिल्कुल डैमेज बोल रही हूँ, खत्म नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट पे सेक्रीफाइस करते हैं, वो प्रॉफिट कम करके आपको चीजें सप्लाई कर देती है। और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में भी ऐसा होता है, आप भले कितनी कस्टमर कितना भी बोले कि मैंने इतना फायदा ले लिया दुकान शॉप से, लेकिन क्या है कि शॉप वाला कभी भी अपना जो है ना प्रॉफिट जो है वो कम नहीं करेगा, लेकिन ये है कि वो सेक्रीफाइस करता है, वो उसको मतलब आधा कर देता है, लेकिन खत्म नहीं करता। जाहिर की बात है, अगर वो अपना प्रॉफिट ही ना रखे उस प्रोडक्ट पे तो उसको फायदा क्या होगा। उसके बाद है बैरियर टू एंट्रीज, इंक्लूड थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंट दैट एक्ट एज अ डिटरेंट अगेंस्ट अ न्यू कॉम्पिटिटर। बैरियर टू एंट्री, जाहिर की बात है कि अगर नई चीज कोई इंटर होगी मार्केट में, तो उसको नए नए कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। ऑलरेडी जो एग्जिस्ट बिजनेसेस हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको बीट करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है कॉम्पिटिटर्स इंटेलिजेंस। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं आपकी ब्रांड कॉम्पिटिटर्स, इसमें आपके प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, इसमें आपके जेनेरिक कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, इसमें आपकी टोटल बजट कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। आए देखते हैं इसको ये क्या बोल रही हैं चीज़ें। कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस इन द इंटरनेशनल बिजनेस इन द assessment of the strength and weaknesses of the current and potential competitors. It's involve primary two activities. Number one is obtaining information about important competitors, and second one is using that information to predict competitor behavior. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आपको जो मिल रही है, ठीक है, इम्पोर्टेंट आप क्या करोगे, लोगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगे किसके बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में। दूसरी ये कि वो जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर, वो आप कहाँ पर यूज करोगे, प्रिडिक्ट करोगे किसको, अपने कॉम्पिटिटर्स के बिहेवियर को। ठीक है, अब यहाँ पर है most firm face four basic type of competitions. Brand competitors refer to the competition with a different brand offering with the similar features, price and benefit to the same potential customer. ठीक है, ब्रांड कॉम्पिटिटर्स फॉर एग्जांपल आप पेप्सी को एंड कोका कोला को ले लें, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर ऑफर द सेम प्रोडक्ट क्लास बट ऑफर द डिफरेंट बेनिफिट फीचर एंड प्राइजेस। प्रोडक्ट सेम है, लेकिन आप उनका जो है बेनिफिट्स देखोगे और जो है फीचर्स देखोगे वो चेंज होंगे, और प्राइजेस देखोगे उनमें भी फर्क होगा। लेकिन क्या है कि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो है ना किसका है, प्रोडक्ट का है। उसके बाद आ जाते हैं जेनेरिक। ठीक है, अब जेनेरिक क्या होते हैं, जेनेरिक कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं, जो आपके रिवाइवल होते हैं। ठीक है,
ठीक है। जेनेरिक क्या होते हैं, आपके रिवाइवल फर्म्स होती हैं जो ऑफर करती हैं आपको प्रोडक्ट विच इज डिफरेंट बट आर कैपेबल फॉर सेटिस्फाइंग द सेम बेसिक वांट to or provide the same benefit of utility and prospective customer। ठीक है, इसमें क्या है कि वो होती है रिवाइवल ऑफरिंग, वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो आपको देती हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट तो उस प्रोडक्ट से डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई करती है आपकी वो सेम जो वांट्स होती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं वो सेम बेनिफिट और यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से कस्टमर लेता है और वो यूज करता है। उसके बाद आ जाती है टोटल बजट कॉम्पिटिटर्स। ये क्या है, प्राइमरी फोकस ऑन द प्राइजेस, दे compete for the limited financial resources of the same customers। इसका मैं एग्जांपल आपको ऐसे दे दूं कि अगर आप मार्केट में जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या लेना है, साबुन लेना है, ठीक है, यहाँ चलें जो है शैम्पू लेना है, वटेवर कोई भी, या चले ऑयल लेना है, तो आप अगर जाओगे तो वहां पर आपको ब्रांड्स भी मिलेंगी, अच्छी अच्छी ब्रांड्स भी मिलेंगी, आपको सोया सुप्रीम मिल जाएगी, आपको हबीब मिल जाएगी, आपको, ठीक है, ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, ये तो ब्रांड्स हैं, लेकिन वहीं और इनके रेट्स भी बहुत ज्यादा हाई हैं, लेकिन वहीं पर उसी ग्रोसरी स्टोर पे आपको ऑयल की और बहुत सारे टाइप्स किस्म भी मिल जाएंगे, जो कंपनियां बिल्कुल लोकल तो नहीं है, कंपनी ऑयल की ही है, लेकिन क्या कर रही है, वो आपको कम रेट में वही चीज पे कर रही है। तो जब बजट कॉम्पिटिटर्स की बात आती है तो बात तो ऑयल की हो रही है ना। अब चाहे आप सोया सुप्रीम लो या कोई भी लोकल, आप अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे लोकल प्रोडक्ट होती है, उसमें से कोई ले लो, तो यहाँ पर जब कस्टमर अपनी बजट को देखे, क्लियर, आपकी जितनी बजट है, अब आपको क्या करनी है, अपनी नीड्स फुलफिल करनी है, तो उस बजट में उस रेंज को देख के जो कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट्स पे जो फोकस करता है, उसकी जो प्राइमरी फोकस होती है ना, वो प्राइस पे होती है कि हमें कम पैसों में अच्छी चीज कौन सी चीज मिल रही है। अब फिर यही चीजें, इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, इसमें कॉम्पिटिटर्स और ये सारी बताए गए हैं कि अगर हमारे पास लार्ज कार्स हैं, मतलब लग्जरीज हैं, तो उसमें कौन से उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन से हैं, मूवीज में कौन से, कॉलेजेस में कौन से। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, लार्ज कार्स हैं, बड़ी गाड़ियां, या आप लग्जरीज अपनी कह दें, नीड्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। ब्रांड कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, सुजुकी, हुंडई, टोयोटा, निसान आई थिंक यहाँ पर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट कंप्यूटर क्या है, अब उसकी जीप्स भी हैं, उसकी कार्स भी हैं, डिफरेंट उनके नाम है, MUVS है, करोला है, पता नहीं कौन कौन से मॉडल हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा इन चीजों का। अब इनके जनरल कॉम्पिटिटर्स देखें कौन से आ जाते हैं। जनरल में क्या हो जाते हैं, आपने देखा होगा रेंट पे गाड़ियां मिलती हैं, ठीक है, रेंटल कार या रेंट अ कार का आपने बोर्ड बहुत बार मार्केट में देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये ब्रांड कॉन्शियस नीड आ गई, फिर ब्रांड पे लोग आ गए, फिर प्रोडक्ट पे लोग आ गए कि हमारी नीड तो ट्रांसपोर्ट है, हमें कोई ब्रांड कौन सी चाहिए, प्रोडक्ट कौन सी चाहिए। फिर जो जेनेरिक कॉम्पिटिटर्स क्या आ जाते हैं, वो बोलते हैं नीड है ना गाड़ी की, भाई किराए पे ले लेते हैं, तो ये फिर यहाँ पर रेंटल जेनेरिक कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं जो रेंट पे ले लेते हैं वो चीजें। उसके बाद टोटल बजट कंप्यूटर क्या आ जाती है, कार शेयरिंग, राइड शेयरिंग एंड लिफ्ट शेयरिंग कहते थे। भाई जो है टोटल बजट कंप्यूटर्स क्या आ जाते हैं, भाई गाड़ी चाहिए किसी दोस्त से ले ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, बजट देख रहे हैं ना, अफोर्ड नहीं कर सकते गाड़ी, लेकिन गाड़ी की जरूरत है, तो वो क्या कर लेंगे, किसी से ले लेंगे, शेयर कर लेंगे, किसी के साथ चले गए, किसी से लिफ्ट ले ली, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, लिफ्ट शेयरिंग इस तरीके से हो जाते हैं। दोस्त से लिफ्ट ले ली, उसको कह दिया कि ठीक है भाई फ्यूल में मैं आपको शेयर दे दूंगा, इस तरीके से ये आ जाते हैं टोटल बजट कॉम्पिटिटर्स। मतलब ये है कि वो बजट पे फोकस करते हैं। उसके बाद आ जाती है सॉफ्ट ड्रिंक, वो क्या है, नीड क्या है, रिफ्रेशमेंट आ जाती है, रिफ्रेशमेंट में आ जाती है। ब्रांड, अब आप देखिए आप कौन सी ब्रांड ले रहे हो, अब आप कोको कोला ले रहे हो, पेप्सी ले रहे हो, ट्रॉपिकना ले रहे हो, फ्रूटी ले रहे हो, या मिंट माइट, बहुत सारी जो है ना हमारे पास ब्रांड कॉम्पिटिटर्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में। मुझे जो नाम समझ में आए वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से आ जाते हैं, टी के हैं, कॉफी के हैं, बादाम मिल्क, फ्रूट मिल्क, पता नहीं कितने सारे हैं आपके पास, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाते हैं। और ऐसा भी होता है हर प्रोडक्ट का अलग अलग जो है ना कॉम्पिटिटर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला और पेप्सी है, इनका सिर्फ एक ही तो प्रोडक्ट नहीं है ना, यहाँ पर कोक का जो है कॉम्पिटिटर पेप्सी है, फिर फंटा का क्या है, मैरिंडा है, इस तरीके से 7 अप का क्या है, स्प्राइट है, इस तरीके से कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी होते हैं, कंपनी टू कंपनी भी होते हैं, फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी होते हैं।
ठीक है। उसके बाद है टॉप टैप वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस, जेनरिक है, ठीक है भाई। अब हमारे पास जो है ना कोका कोला पेप्सी हम नहीं पिला रहे, ठीक है, हमारे पास गेस्ट आ गए, जूस से ही काम चलाना है ना, हमने रूह अफ़ज़ा पी लिया, ठीक है, वो क्या है हमारे जेनेरिक कॉम्पिटिटर्स में आ जाएगा, सस्ता का सस्ता भी हो गया भाई, हमारी नीड भी फुलफिल हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं टोटल बजट कॉम्पिटिटर्स, उन्होंने कहा भाई मिठाई तो खाना है ना, चलिए भाई पानी पूरी खा लेते हैं, पॉपकॉर्न खा लेते हैं, कैंडी खा लेते हैं, ठीक है, पाकोला मिल्क ले लेते हैं। ये क्या है, मतलब इनके टोटल डायरेक्ट तो कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन क्या है कि जब आप अपनी बजट देखोगे, आपकी बजट में जो चीज आएगी आप क्या करोगे, वो अवेल कर दोगे। उसके पास मूवीज है, मूवीज क्या है आपकी इंटरटेनमेंट के लिए जो है चलाई जाती है। उसमें एवेंजर्स हैं, स्पाइडरमैन, आइस एज, शिर्क, बैटमैन, ठीक है, मोटल, मिशन इम्पॉसिबल, ये सारी जो मूवीज हैं ये क्या है ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी जो हॉलीवुड की इंडस्ट्रीज हैं ये बनाती हैं। उसके बाद प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर कौन से होंगे आपके, केबल टीवी होगी, डिश टीवी होगी, डीवीडी होगी, ये जो है ये सारी चीजें इसके प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर हो गए। उसके बाद जेनेरिक क्या है, स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक आईपीएल, म्यूजिक, कॉन्सर्ट, एग्जीबिशंस एंड मील। देखिए यहाँ पर अगर एक तरफ एवेंजर मूवी लॉन्च हो रही है, ठीक है, सिनेमा पे, दूसरी तरफ आपका आईपीएल बोल रही, पीएसएल चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का, तो आप किसको ज्यादा तरजीह दोगे, आप मूवी देखने जाओगे या आप पीएसएल देखोगे? आईपीएल को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है कि ये इसका जेनेरिक कॉम्पिटिटर हो गया कि आप घर बैठ के ही मैच देखोगे, उसके लिए आपको सिनेमा में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करोगे, उस मूवी को स्वीप करके आप कहाँ पे आ जाओगे, मैच पे आ जाओगे। तो दिस काइंड ऑफ and these are the generic kind of competitor। सेम कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन क्या है कि वो जेनरिक कॉम्पिटिटर है, वो उसके इनडायरेक्टली भी उनके कंपटीशन में आ रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स हाउसेस, रीडिंग पार्क्स एंड म्यूजियम। अब जो जाहिर की बात है, जो पीएसएल देखने नहीं जा सकते, जो मूवी देखने नहीं जा सकते, वो क्या कहते हैं, आउटिंग तो करना, एंटरटेनमेंट तो करनी है, चले भाई या तो किसी फ्रेंड के घर चले जाते हैं, रिलेटिव के घर चले जाते हैं, या जो कॉलोनी में पार्क्स होते हैं वहां पर चले जाते हैं, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा, थोड़ा एंटरटेन हो जाएंगे, ये आ जाते हैं बजट में। उसके बाद आ जाते हैं कॉलेज। अब हमारी नीड क्या है, एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखें कि कितनी बड़ी ये क्या है, ब्रांड्स हैं, आईबीए, जेबस, लम्स, एनसीए और सो ऑन, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे जो याद आए ना मैंने वो लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद उनके प्रोडक्ट कौन से हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, कम्युनिटी कॉलेज, ये सारे इसमें प्रोडक्ट कंपटीशन, डिस्टेंस एजुकेशन आ जाते हैं इसमें, कम्युनिटी कॉलेज जो हैं वो आ जाते हैं इसमें, ये भी इनके इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटर्स हैं। उसके बाद जेनेरिक में क्या आ जाते हैं, बुक्स, इंटरनेट, ठीक है, अप्रेंटिसशिप, क्या है अप्रेंटिसशिप इसमें, और सेमिनार्स, ये सारे आपको डिजिटल लाइब्रेरीज आजकल आपको जो है गिवन है, वो सारी चीजें। इवन आप आजकल देखोगे इस दौर में आपको वर्चुअल कोर्सेज भी आपके हो रहे हैं, आपको वर्चुअल लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, तो जेनेरिक में वो चीजें भी आ सकती हैं, ठीक है। और टोटल बजट कॉम्पिटिटर में आपके क्या आ जाते हैं, आपके पब्लिक कॉलेजेस आ जाते हैं, आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं, आपके जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। उसमें क्या होता है, कॉलेज जो है एजुकेशन लेवल भी अच्छी होती है, और आपकी फीसेस जो होती है ना वो भी कम होती है, मतलब टोटली वो बजट में होते हैं। आप देखेंगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट स्कूल्स की फीसेस इतनी ज्यादा नहीं होती, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है लेकिन फीसेस ज्यादा नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर्स का काम क्या होता है कि वो अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट करें जितना हो सके। मैम टाइम अप होने वाला है। हाँ, फिर ज्वाइन करते हैं हम, जैसे ये खत्म होगा 39 सेकंड से, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट इसमें प्रॉफिटेबिलिटी पे, ठीक है। यहाँ तक बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है।